हेलो दोस्तों, द एडर के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया था वो हमने हमारे जो भारत का जो संविधान है इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हमने पिछले 5 वीडियो में डिस्कशन किया था। जहाँ पे हमने देखा था क्या क्या देखा था हमने, तो हमने वहाँ पे डिस्कशन किया था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उससे लेके हमने 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था वहाँ तक की बात हमने की थी। और मैं जो ये सारी चीज़ जो आपको बता रहा हूँ ये जो है एम लक्ष्मीकांत की जो पुस्तक है, एम लक्ष्मीकांत की जो पुस्तक है भारत द इंडियन मतलब भारत की राज्य व्यवस्था जो बुक का नाम है, उससे हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब उस ये जो है पहला चैप्टर था हमारा, वहाँ पे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। और दूसरा जो चैप्टर है हमारा वो है संविधान का निर्माण, कि हमारे संविधान का निर्माण जो है कैसे हुआ था, क्या क्या कमेटियाँ बनाई गई थी, क्या क्या समिति बनाई गई थी, और इसका जो सबसे पहले जो बात की गई थी वो कब की गई थी। तो ये जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये 2 वीडियो में आएगा। एक वीडियो में अगर इसको डिस्कशन करने लगो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और थोड़ा बोरिंग भी लगेगा, तो इसलिए हम इसको 2 पार्ट में लेकर आएंगे। और उसका जो ये पहला पार्ट हम अभी आज डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे संविधान का निर्माण हुआ था इसकी जो बात चलती है, तो सबसे पहले बात हम करते हैं, थोड़ा सा इसको बैक में जाते हैं। तो आपको याद होगा कि 1915 में गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से रिटर्न आ चुके थे और 1917 में जो है उन्होंने जो है चंपारण आंदोलन किया था। चंपारण जो बिहार में है वहां पे उन्होंने आंदोलन किया था नील के किसानों के साथ। तो जब 1917 के चंपारण आंदोलन के बाद गांधी जी का जो है इंडिया में ये जो है कद जो है बढ़ने लगा था वहां पे। तो जब उसके बाद आता है जब गांधी जी को लोग जब जानने लगे इंडिया में, तो 1922 में गांधी जी ने कहा कि भाई इंडिया में जो है एक ऐसी मतलब बॉडी होनी चाहिए, मतलब उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में कहा तो उन्होंने कहा कि भारत के लोगों का जो संविधान है वो भारत के लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कुछ संविधान सभा के गठन की बात नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि भारत के लोगों का जो संविधान है वो भारत के लोगों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। ये बात उन्होंने कहा था 1922 में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बात आई गई हो गई, इस पर ज़्यादा लोगों ने फोकस नहीं किया, ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आता है हमारा 1934 का समय। उस समय इंडिया में जो है वामपंथ आंदोलन जो चल रहा था इंडिया में, आप कहो तो 1925 में जो है वामपंथ इंडिया में आ चुका था ऑलरेडी। 1925 में यही ईयर है जिस समय इंडिया में कम्युनिज्म की स्थापना हुई थी और उस समय जो है आरएसएस की भी स्थापना हुई थी इंडिया में। तो ये ईयर थोड़ा सा आप याद रख सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आरएसएस के लिए नहीं, कम्युनिज्म जो इंडिया में आया था उसके लिए। तो 1934 में एक आर.एन. रॉय नाम के नेता थे, सॉरी एम.एन. रॉय, आर.एन. नहीं एम.एन. रॉय, ये एक नेता थे जिन्होंने कहा कि उन्होंने सबसे पहली बार जो है संविधान सभा के गठन का, याद रखिएगा गांधी जी ने क्या कहा था कि संविधान भारत के लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए, और एम.एन. रॉय ने क्या बोला था 1934 में कि संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए जो भारत का संविधान बनाएंगे। तो जब इन्होंने ये बात की तो उसके बाद क्या हुआ कि आगे जब हम बढ़ते तो 1935 में जो है उस समय जो कांग्रेस में जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे उसमें से नाम था हमारा जवाहरलाल नेहरू का, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो इस बात को ऑफिशियली मतलब पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है पहली बार इस बात को उठाया, जो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना कब हुई थी तो 1885 में। तो जो आईएनसी थी उसने जो है पहली बार 1935 में ये मुद्दा उठाया कि भारत का जो संविधान है वो भारत के लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए और उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। किसका गठन किया जाना चाहिए? संविधान सभा का। अब इस संविधान सभा का काम क्या होगा? तो ये जो है भारत के लोगों के लिए जो है अपना खुद का संविधान बनाएंगे। तो जब कांग्रेस ने इस बात को किया तो अंग्रेजों ने जो है ज़्यादा को सीरियस लिया नहीं, क्योंकि उस समय जो है वो ऐसे भी इंडिया की बात को सीरियस लेते नहीं थे। इसके बाद थोड़ा सा जब चेंज होता है और आता है 1938। 1938 आपको इसलिए याद रखना है कि 1938 का जब कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, जो कांग्रेस का अधिवेशन हम पढ़ते हैं, वो हुआ था हरिपुर में। हरिपुर कहाँ है? तो आपका गुजरात में है। ये गुजरात में एक जगह है और
1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था हरिपुर में, और इसमें जो हमारे जो अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एक तो सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे और यहीं से जो है सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में जो है दूरियां बढ़नी शुरू हुई। और 1938 में जो है पहली बार नेहरू ने, मतलब जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू ने जो है घोषणा की कि एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत, मतलब के तहत जो है भारत के संविधान सभा का गठन होगा। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में ये बोला कि भारत का जो संविधान सभा होगा, जिसकी बात वो लोग 1935 में ऑलरेडी कर चुके थे, तो इंडिया की जो संविधान सभा होगी ये इंडिया के लोगों के द्वारा, ऐसे लोग जो वोट देने के लायक है, उन लोगों के द्वारा जो है ये संविधान सभा चुनी ली जाएगी और ये बनाएगी। अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है या यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी क्या होता है कि जो भी लोग वोट देने के लायक हैं उन सबको जो है वो राइट्स मिले। ऐसा नहीं है कि हम किसी को कास्ट के ऊपर, सेक्स के ऊपर, उनके रिलीजन के ऊपर, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर हम उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक्चुअली ये चीज़ हो नहीं पाया। यहाँ पे जो है डायरेक्टली लोगों ने संविधान सभा को चुना नहीं था, इनडायरेक्टली चुना था। लेकिन ये चीज जो बोली थी जवाहरलाल नेहरू ने कि संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए, वो गठन हुआ। जब 1935 में हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने बोला तो अंग्रेजों ने फिर से इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसी समय क्या होता है, आता है हमारा 1939 का ये टाइम। अब 1939 में क्या हुआ, दो चीजें हो रही थी। मतलब उस समय जो इंडिया, पूरी दुनिया में क्या चल रहा था, तो पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड वार 2 है, अब उस समय जो है 1939 में आपको याद होगा सितंबर में हिटलर ने जो है वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट करवा दिया था। तो जब वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गया तो ब्रिटेन ने जो है, ब्रिटेन ने बिना पूछे हुए, इंडिया से बिना पूछे हुए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था, बिना पूछे हुए इंडिया को एक पार्टी बना दिया। अब जब इंडिया को पार्टी बना दिया तो आपको याद होगा कि 1937 में इंडिया के जो है बहुत सारे प्रांतों में, उस समय राज्य नहीं होते थे, प्रांत बोलते थे उसको, जो राज्य थे, वहाँ पे जो है आईएनसी की, मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, और जो मुस्लिम लीग थी, कुछ जगह मोस्टली जहाँ पे आईएनसी मतलब नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वहाँ पे सरकार थी, बन चुकी थी। वहाँ पे लोग जो है चुन के आए थे, एक्चुअली में जनता के द्वारा उनको चुना गया था। भले ही 10% लोगों को ही वहाँ पे वोट करने का अधिकार था, लेकिन उन्हें चुना गया था। तो लोगों ने जब चुना था तो इनकी जो है सरकार वहाँ पे चल रही थी, ये लोग अपना काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 1939 का टाइम आया, 1939 का, और वर्ल्ड वार 2 में ब्रिटेन ने क्या किया कि इंडिया को एक पार्टी बना दिया। इंडिया की नेताओं से या इंडिया के लोगों से पूछे बिना, तो ये जो नेता थे यहाँ पे, जो आईएनसी के जितने भी लोग थे, उन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया। तो वहाँ पे सरकार को दे दी। और इस समय जो है एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि सुभाष चंद्र बोस को जो है दूसरी बार, जो सुभाष चंद्र बोस थे, इनको जो है दूसरी बार लगातार जो कांग्रेस थी उसका अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन जो गांधी जी थे, गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस की बनती रही थी, और उसके कारण क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है उस समय जो है पद को, मतलब त्यागपत्र दे दिया था। उस समय उन्होंने जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। और उसी समय बंगाल में जो है, जो पश्चिम बंगाल है, वहां पे क्या हुआ था, वहां पे अकाल पड़ा हुआ था, वहां पे अकाल पड़ा हुआ था। तो ये सारी चीजें जो है, बहुत सारी चीजें उस समय चल रही थी। तो जब कांग्रेस ने यहाँ से रिजाइन कर दिया अपने प्रांतों से, और यहाँ पे कांग्रेस कांग्रेस के अंदर भी अपना जो है खुद का लड़ाई चल रहा था। और जो इंडिया के लोग थे उन्होंने ब्रिटेन को डायरेक्टली बोल दिया था कि हम अपनी सहायता नहीं करने वाले हैं वर्ल्ड वार 2 में। तो अब ब्रिटेन के लिए थोड़ी सी मजबूरी हो गई थी। ब्रिटेन के लिए क्या हुआ था, थोड़ी सी मजबूरी हो गई थी कि इंडिया के लोगों की बात सुनना। अभी तक वो 1938 तक सुनते नहीं आ रहे थे, जो भी चीज यहाँ पे की जा रही थी। तो अब आता है 1940 का समय, 1940। 1940 में क्या हुआ, एक आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, ये याद रखना आपको। 1940 में क्या हुआ था कि जो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में बात की थी कि हमारा जो है एडल्ट या यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के तहत हम अपनी जो है खुद की संविधान सभा चुनेंगे और जो हमारे इंडिया के लोगों के लिए संविधान बनाएंगे। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि उन्होंने जो है 1938 वाली जो जवाहरलाल नेहरू की बात थी, इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया, इस बात को उन्होंने मान लिया, क्योंकि उस समय अब उनकी थोड़ी सी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में उनको इंडिया की हेल्प चाहिए थी। उसको लेके उन्होंने जो है नेहरू की बात मानी, और इस बात जो उन्होंने मानी इसको बताता है अगस्त प्रस्ताव के नाम से।
जब ये 1940 का टाइम हो गया, मैं ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज मैं इसको मिटा दूंगा। जब 1940 में जब उन्होंने अगस्त प्रस्ताव मान लिया तो वो आता है 1942 का समय। अब 1942 में क्या क्या चल रहा था इंडिया में? एक तो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जिसके नेतृत्व करता जो है हमारे महात्मा गांधी जी थे। ऊपर से वर्ल्ड वार 2 तो ऑलरेडी चल ही रहा था, 1939 से स्टार्ट हो चुका था। अमेरिका भी लगभग, और इस समय तक जो है जो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली और जो जापान की आर्मी थी, जापानी सेना जो है कहाँ तक आ चुकी थी? तो वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में आ चुकी थी। उस समय हमारा जो अभी का नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो वहां तक वो जापानी सेना पहुंच चुकी थी। तो अंग्रेजों को थोड़ा डर लगने लगा कि एक तो हम ऑलरेडी लड़ाई कर रहे हैं उधर, यहाँ पे जापानी सेना जो है सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर इंडिया में घुस चुके हैं, भारत छोड़ो आंदोलन चल ही रहा है, मतलब उनको सब सारे जगह से जो है उनको प्रॉब्लम्स मिल रही है। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो है क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन इंडिया भेजा, ये आपको याद रखना है। जो क्रिप्स मिशन उन्होंने इंडिया भेजा, तो इसका काम क्या था? ये एक प्रस्ताव लेके आया था कि जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हो जाएगा, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो इंडिया में जो है संविधान सभा के गठन का बात करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि इसमें जो है मुस्लिम लीग ने जो है क्रिप्स मिशन की बात को मानने से मना कर दिया। मुस्लिम लीग जो है 1906 से, देखोगे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और इसके बाद से ही मुस्लिम लीग जो है बोला था कि मुसलमानों के लिए जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र, अलग बाकी सारी चीजें, अलग स्टेट्स, अलग निर्वाचन क्षेत्र, बाकी सारी चीजें वो अलग से डिमांड कर रहे थे। तो जो क्रिप्स मिशन जो भी चीजें लेके आया था, वो क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम इस बात को नहीं मानते, हम इस चीज को नहीं मानेंगे। और जब उन्होंने बोल दिया कि नहीं मानेंगे, कांग्रेस ने भी बोल दिया कि हम इस चीज को नहीं मानेंगे, हमें संविधान सभा गठन करना है तो करना है। इन्होंने बोला था वर्ल्ड वार 2 के बाद, कांग्रेस मान नहीं रही थी। तो उससे क्या हुआ कि ये जो है मिशन जो है फेल हो गया। अभी जब मिशन फेल हो गया तो उसके 4 साल बाद, 1942 के 4 साल बाद 1946 में क्या हुआ कि उस समय थोड़ा सा बैक में जाएंगे तो देखेंगे 1945 में हमारा वर्ल्ड वार 2 खत्म हो चुका था, वर्ल्ड वार 2 एंड हो चुका था, और ब्रिटेन में जो है लेबर पार्टी की सत्ता आ चुकी थी। ब्रिटेन में क्या था, लेबर पार्टी की सत्ता आ चुकी थी, और लेबर पार्टी ने बोल दिया था कि हम इंडिया को जो है स्वतंत्र करने वाले हैं बहुत जल्द। उन्होंने 1948 तक का टाइम रखा था, लेकिन 1947 में करके चले गए थे। तो वर्ल्ड वार 2 एंड हो चुका था, लेबर पार्टी की सत्ता, मतलब सत्ता जो वहाँ पे चेंज हो चुके थे, चुनाव हुआ था 1945 में ही। तो 1946 में उन्होंने एक और मिशन भारत भेजा, जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। अभी जो मिशन आया था, इसका जो मेन काम ये था कि यहाँ पे वो एक योजना लेके आए थे, जहाँ पे क्या था कि ये ट्राई कर रहे थे कि मुस्लिम लीग के साथ भी बात करें और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कांग्रेस थी उस समय उसके साथ भी बात करें। लेकिन मुस्लिम लीग अभी भी तैयार नहीं हो रहा था। उसका एक ही डिमांड था कि भाई हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, हम उसके अलावा किसी और चीज़ पे बात नहीं करने वाले हैं। कैबिनेट मिशन ने ये भी बोला कि भाई हमें एक संविधान सभा बनाते हैं, और उस संविधान सभा को बनाने के बाद आपका संविधान बनेगा, और आप जो भी स्टेट इसको माना चाहिए, मतलब उस समय आप देखोगे तो इंडिया में 500+ जो प्रांत थे और छोटे छोटे राज्य थे, 500+, आप देखोगे 572 नंबर। तो उन्होंने बोला कि जो भी पूरे, मतलब ये जो 500+ बात कर रहे हैं हम, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उस समय तीनों देश एक थे। तो उन्होंने बोला कि जो कैबिनेट मिशन एक संविधान सभा के गठन की बात कर रहा था, और बोला कि जो भी स्टेट या जो भी प्रांत उस समय बोलते थे, जो भी इसको नहीं मानेंगे, हम उसके ऊपर इसको लागू नहीं करेंगे, हम फोर्सफुली किसी के ऊपर लागू नहीं करने वाले। हम बस क्या करेंगे कि जो भी इसको एक्सेप्ट कर लेगा इस संविधान सभा को और संविधान को, हम उसी के ऊपर ये लागू करने वाले हैं। मुस्लिम लीग ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हुआ कि जब एक्सेप्ट कर लिया तो ये आया था 24 मार्च को, 24 मार्च 1946 को। उसके बाद जब मुस्लिम लीग ये कैबिनेट मिशन आई
मुस्लिम लीग ने बात नहीं माना, कांग्रेस ने मान लिया, तो इन्होंने खुद का एक अपना योजना दे दिया, खुद का ही अपना ये प्रोस्पेक्ट योजना लेके आए। और उसके साथ क्या था कि जुलाई अगस्त में इंडिया में जो है जुलाई अगस्त में संविधान सभा के लिए जो चुनाव कराए जाने थे, जो संविधान सभा थी उसके लिए उन्होंने चुनाव कराया। अब जब चुनाव कराया तो चुनाव में भी जो है कुछ ना कुछ सीट्स आई थी लोगों को, तो जो सीट्स आई थी वहाँ पे इंडियन जो है टोटल उन्होंने बताया था कुछ सीट्स जो है मतलब उन्होंने भारत में जो भारत शासित जो राज्य थे, मतलब जो ब्रिटिश भारत था उसके लिए उन्होंने कुछ सीट्स रखी, और कुछ सीट्स उन्होंने जो रियासतें थी उनके लिए रखी। तो उसके बारे में हम कैबिनेट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप क्या करो, अगर आपको उसमें से कुछ लिखना है तो लिख लो, फिर हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो अब हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन योजना के बारे में। उस योजना में था क्या, उन्होंने बोला था कि जो इंडिया में जो टोटल सीट्स होंगे, जैसा अभी हम देखते हैं लोकसभा में राज्यसभा में जो सीट्स होती है, टोटल जो सदस्यों की संख्या होगी वो क्या होगी 389 होगी। अब जो 389 जो सदस्य की संख्या होगी उसमें से जो 93 सदस्य आएंगे वो रियासतों के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे, ये चुने हुए नहीं होंगे। ये जो सदस्य होंगे ये क्या होंगे, नामांकित होंगे। मतलब कि मान लेते उस समय जब आपने हैदराबाद का नाम सुना होगा, तो हैदराबाद के जो निजाम थे वो अपने किसी एक सदस्य को जो है नामांकित करके, वो अपने किसी भी भाई बंधु किसी को भी अपने स्टेट से नामांकित करके इस संविधान सभा में वो भेज सकते थे संविधान बनाने के लिए। तो 93 जो रियासतें थी उनके लिए 93 सीट्स रखेगी। और उसके अलावा उन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश शासित इंडिया है, मतलब जहाँ पे ब्रिटिश का राज्य है, वहाँ पे जो है टोटल जो है 296 सीट्स होगी। इस 296 में उन्होंने क्या किया कि 292 जो गवर्नर्स के प्रांतों से आने वाले थे, प्लस 4 जो सीट थी वो कहाँ से आने वाली थी, वो जो है मुख्य आयुक्त, जैसे आप देखते हो अभी क्या है स्टेट्स है और यूटी है। तो माने देखिए ये जो है स्टेट्स थे जहाँ पे 296 आने वाले थे, और 4 जो है उस समय मुख्य आयुक्त के प्रांत बोलते थे, जिसको आप आज के सेंस में समझते थे यूटी, यूनियन टेरिटरी। तो ऐसे थे। अब जो सीट्स थी वो क्या थी, जनसंख्या के अनुपात में दी जाने वाली थी। मतलब 10 लाख की जो जनसंख्या थी, 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट आपको मिलने वाली थी, मतलब ये रेशियो था 10 लाख रेशियो 1। अब उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आया कि ये जो 93 जो भी उस समय जो रियासतें थी, अब किसी रियासत की जनसंख्या 10 लाख नहीं है तो क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला कि जिस स्टेट में या मान लेते प्रांत है या जो रियासत है, अगर वहाँ पे 10 लाख नहीं है तो हम क्या करेंगे, मान लेते अगर एक स्टेट की जनसंख्या 2 लाख है, दूसरे की 4 लाख है, तीसरे की भी 4 लाख है, तो हम तीनों स्टेट को मिला के वहाँ पे एक सीट देने वाले हैं। मतलब उन्होंने क्या किया कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट होगी। अगर कम जनसंख्या है तो हम राज्यों का एक जो है समूह, जो रियासत थी, रियासतों के समूह को जो है हम एक सीट देंगे। तो इस तरह से उन्होंने किया। और आप देखोगे तो ये ठीक भी है, इंडिया की आबादी उस समय लगभग 39 करोड़ के आसपास थी, और इसीलिए जो है 389 जो है सदस्य यहाँ पे थे। जनसंख्या के अनुपात में सीट दी जानी थी, ये 10 लाख के रेशियो पे 1 था, ये याद रखना आपको। उसमें जो 3 प्रमुख समुदाय थे, कौन कौन थे, हिंदू, सिख और मुस्लिम। तो इन तीनों समुदाय को जो है उनके जनसंख्या के अनुपात में भी जो है सीटें दी जानी थी। और जो मान लीजिए अगर हिंदू को ये सीट दी गई है, मतलब अगर हिंदू है या सिख है या मुस्लिम है, तो अगर जिनको ये सीट दी गई है उसी, मतलब ये जो याद है ना सांप्रदायिक निर्वाचन, तो उसी समुदाय के लोग जो है उनको वोट कर पाएंगे। तो सांप्रदायिक निर्वाचन की भी बात यहाँ पे उन्होंने कर ही दी लगभग। अगर मुस्लिम कैंडिडेट है तो उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे पाएंगे, हिंदू कैंडिडेट तो सिर्फ हिंदू ही वोट दे पाएंगे। तो ये सारी ये जब चीजें हो गई, उन्होंने क्या किया कि जुलाई अगस्त में, जैसे मैंने बताया था, जुलाई और अगस्त के बीच में 1946 में उन्होंने क्या किया कि चुनाव कराया। पूरे इंडिया में जो है चुनाव हुए। जब चुनाव हुए तो ये जो 296 सीट थी ये तो पूरी फुलफिल हो गई, लेकिन जो रियासतें थी उन्होंने इस चुनाव में भाग नहीं लिया। उन्होंने अपने किसी भी प्रतिनिधि को जो है संविधान सभा के लिए नहीं भेजा। और एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, अगस्त 1946 से पहले कि जब चुनाव हुए थे तो जो कांग्रेस थी उनको लग गया था कि यार हम जीतने वाले हैं, हम जो है
जीतने वाले। तो बहुत जगह पे जवाहरलाल नेहरू थे या कांग्रेस के और भी जो लीडर थे, वो अपने भाषणों में जहाँ भी जाते थे कैंपेन के लिए, वहाँ पे वो कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। मतलब उनकी बातों से ऐसी फीलिंग आने लगी कि लाइक जो जिन्ना थे उनको ऐसी फीलिंग आने लगी कि अगर कांग्रेस जीत जाती है और कांग्रेस के ही सारे मेंबर संविधान सभा में जाते हैं, तो शायद हमारा दूसरा मतलब जो पाकिस्तान का बनाने का जो सपना है जिन्ना का, वो टूट जाएगा। तो इसके लिए क्या किया कि जिन्ना ने जो है 16 अगस्त 1946 को जो है डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी थी। अगर डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तो पूरे इंडिया में जो है मार्केट मच रही थी, मतलब पूरे इंडिया में दंगे फैल गए थे और ये जो है बहुत ही बड़ा जो है इशू हो गया था। और ये जो डायरेक्ट एक्शन डे था, ये समझो लगभग हमारे जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया, जब तक हमारा देश 2 टुकड़ों में नहीं बन गया, तब तक ये चलता रहा। और ये देख सकते हो आप, ये मतलब जो सांप्रदायिकता का जो बीज बोया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसकी चीज़ें जो है आप अभी भी देख सकते हो। लास्ट ईयर देखो दिल्ली में जो है दंगे हुए थे, बहुत बेंगलोर में हुए थे, तो वो सब चीज़ों को अभी भी देख सकते हो आप। तो जब जिन्ना को लगने लगा कि भाई वो चुनाव में नहीं जीत पाएंगे, तो उसने क्या किया कि डायरेक्ट एक्शन डे का शुरुआत कर दिया 16 अगस्त 1946 को ही। जब जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए, तो वहाँ पे जो पार्टी थी, जो आईएनसी थी, उसको आया 203 सीटें। एक मिनट मैं कंफर्म कर लेता हूँ। 208, इनको 208 आई। जो मुस्लिम लीग थी उसको आई 73, और जो अदर्स थे उनको जो है 15 सीटें आई। तब ये याद रखो, कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग 73, और जो अदर्स थे, इसमें कुछ इंडिपेंडेंट थे, कुछ छोटे मोटे पार्टियां भी थी, उनको जो है 15 सीट्स आई थी। और ये जो 93 वाला जो था वो फुलफिल नहीं हो पाया, क्योंकि जो रियासतें थी उन्होंने जो है इसमें आने से मना कर दिया। भाई कोई भी मना कर देगा आपको, अगर छोटे से जगह का राजा बना दिया जाए और बोलो कि आप यहाँ पे जो चाहते हो आप कर सकते हो, और बाद में बोले आपको कि भाई आपको हम एक ऐसे सभा के अंदर इनक्लूड करें जहाँ से आपको खुद संविधान बनाना है, और बाद में आपको खुद को जो है ऐसा संविधान बनाना है जहाँ पे आपकी खुद की पावर छिन जाए, तो ऐसा तो आप कोई भी नहीं करेगा। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। जुलाई अगस्त में जो चुनाव हुए, सबको सीट्स मिल गए, और ये जो है सारा का सारा कैबिनेट मिशन के तहत आ रहा था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो जब ये बन गया तो उधर जो है हमने देखा था जब हमारा भारत का स्वतंत्रता अधिनियम आया था 1947 का, तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें चल रही थी उस समय। अब आता है हमारा 9 दिसंबर का समय, 9 दिसंबर 1946। इस दिन क्या हुआ, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और पहली बैठक हुई तो क्या हुआ कि आपने एक देश का नाम सुना होगा, फ्रांस। तो फ्रांस में उस समय क्या होता था, फ्रांस में जब जो बैठक होती थी सभा की, तो उस समय जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे उनको जो है कुछ टाइम के लिए, जब वो शपथ मतलब ऐसे मेंबर को बनाया जाता था सबसे ओल्डेस्ट, जो शपथ दिलाने लायक हो। अभी भी वही किया जाता है जब हमारे लोकसभा भंग होता है और जब चुनाव होकर नया जब हमारी लोकसभा आती है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, सबसे जो है ओल्डेस्ट मेंबर को जो है हमारा स्पीकर बना दिया जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि जो अध्यक्ष थे वो किसको बनाया था, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट वही थे उस समय, सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने क्या किया कि सच्चिदानंद सिन्हा को जो है 9 दिसंबर 1940 वाले जो है पहली बैठक को सच्चिदानंद सिन्हा को उन्होंने जो है अध्यक्ष बनाया। और ये क्यों बनाया, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर वही थे और उन्होंने फ्रांस की जो सभा थी वहां से इस चीज को लिया था। तो इनको 2 दिन के बनाया गया था। उसके बाद दूसरी बैठक जब हुई बैठक, तो 11 दिसंबर 1940 को उन्होंने जो है राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे, उसको उन्होंने अस्थायी अध्यक्ष बनाया, और राजेंद्र प्रसाद की सहायता के लिए उन्होंने क्या किया कि 2 और लोगों को, जो 2 और लोग थे उनका नाम क्या था, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और बीटी कृष्णामाचारी। इन दोनों को जो है उन्होंने उपाध्यक्ष बनाया था। तो आपको ये याद रखना है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा क्यों बनाया गया था? तो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे। उसके बाद उन्होंने 11 दिसंबर को चुनाव किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे मुहर लगाया सबने, तो उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी को इन्होंने उपाध्यक्ष बनाया था। एक चीज आपको याद रखना है, आगे जब आप हम जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा टी.टी. कृष्णमाचारी, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे बी.टी. कृष्णमाचारी है। और आगे जब हम बात करेंगे प्रारूप समिति की, जिसने हमारे संविधान को तैयार किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी, तो वहाँ पे आपको मिलेगा एक मेंबर का नाम है टी.टी. कृष्णमाचारी। तो आपको इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होगा जब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो है कैबिनेट मिशन का योजना था। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर कोई डाउट और है आपको तो मैं सॉल्व कर दूँगा। तो इसके बारे में आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे 13 दिसंबर को जो है जो नेहरू है, उन्होंने जो है हमारे संविधान में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था वो क्या था कि उसी के बेसिस पे हमारा जो है आगे का जो है प्रियम्बल बना था, प्रस्तावना बना था। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम बात करें उद्देश्य प्रस्ताव की, तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये संविधान सभा के सामने जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पेश किया गया था। इसको संविधान सभा ने उन्होंने पेश किया था। और इसमें क्या बातें की गई थी? तो इन्होंने बोला था कि जो संविधान सभा है भारत को एक संप्रभु और स्वतंत्र गणराज्य घोषित करती है। उसके बाद ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्र तथा अन्य कोई क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहते हैं भारत संघ का हिस्सा होंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा के सामने लाया गया था, ये क्या था कि 13 दिसंबर को लाया गया था 1946 में ही। तो ये जो है आज़ादी से पहले का समय था और उस समय तक मुस्लिम लीग का जो शासन जो मांग था अलग पाकिस्तान के लिए जोर पकड़ चुका था। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि हमें अभी तक पता नहीं था कि कौन कौन से जो पार्ट है पाकिस्तान में जाएंगे और कौन से इंडिया में आएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश इंडिया के जो सभी क्षेत्र हैं और जो दूसरे कोई भी क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहते हैं वो सभी जो है भारत संघ का हिस्सा होंगे। राज्य की सीमाओं तथा शक्तियों का निर्धारण जो है संविधान के द्वारा किया जाएगा। भारत की सभी शक्तियों का स्रोत जो है भारत की जनता होगी, मतलब भारत की जो जनता होगी वो एक तरह से कहे कि लोकतंत्र की स्थापना की बात यहाँ पे की जा रही है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो बात की है, आप देखोगे तो ये जो वर्ड्स है वो आपको प्रस्तावना में जो मिलेगा, क्योंकि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसी को एडिट करके जो है प्रस्तावना बनाया गया है। तो यहाँ पे भारत के लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता तथा सुरक्षा, अवसर की समता, विधि की समता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये सब जो सारी चीज़ें वो सुनिश्चित की जाएगी। और ये सारी चीज़ आप देखोगे तो हमारे जो है प्रस्तावना में और हमारे जो है मौलिक अधिकार में इन सब सारी चीज़ों की जो है बात की गई है। उसके बाद अगर बात करें तो जो अल्पसंख्यक था या पिछड़े वर्ग था और जनजातीय क्षेत्र के लोगों को जो है सुरक्षा देने की बात की गई है, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो भी जनजातीय क्षेत्र वाले लोग थे या जो कहे आदिवासी थे उनके साथ उनका जो है बहुत ही ज़्यादा झगड़ा चल रहा था, उन्होंने बहुत सारे जो है अत्याचार उनके ऊपर किए थे। तो उन्होंने बोला कि उन लोगों की भी जो सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी अगर हमारा खुद के संविधान बनता है उसके तहत। उसका संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा, मतलब जो भारत संघ की जो एकता है उसको अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। यानी यहाँ पे जो है किसी को ये अधिकार नहीं होगा कि वो भारत से जो है अलग जा सके। लाइक अगर आप इंडिया यूएसए में देखोगे तो यूएसए क्या है कि एक कहे फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स है, मतलब वहाँ पे सारे स्टेट्स ने मिलकर जो है एक देश बनाया है यूएसए। वहाँ पे पहले स्टेट की परिकल्पना की गई, फिर एक देश की परिकल्पना की गई जो सारे स्टेट से मिलकर बना है। इंडिया में क्या है कि पहले भारत आता है देन आपका कोई भी स्टेट आता है। ये नहीं कि पहले सारे स्टेट्स मिले, इंडिया के 28 स्टेट मिले और उन्होंने बोला कि चलो एक देश बनाते भारत, ऐसा नहीं है। भारत पहले से एग्जिस्ट करता था, तो उसकी जो एकता है उसको अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने यहाँ पे बात किया था कि भारत को जो है विश्व में अधिकार और उचित स्थान दिलाया जाएगा, मतलब भारत जो पहले विश्व गुरु कहा जाता था उस चीज़ को जो है फिर से हम रिटर्न लाने की कोशिश करेंगे। और ये जब इस पे जब उद्देश्य प्रस्ताव को जब रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को, तो इस पर बहस भी हुई, कुछ सारी चीज़ें हुई भी, और इसको जो है 22 जनवरी 1947 को जो है इसको संविधान सभा के द्वारा जो है बिना किसी विरोध के जो है इसे स्वीकार कर लिया गया। और बाद में जब हमारा संविधान बना, हमारा देश जब आज़ाद हुआ, तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो है एडिट करके क्या किया गया, हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की उसको बनाया गया। अब हमने उद्देश्य प्रस्ताव की बात किया हुआ कि अब आता है हमारा स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
तो 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम आया था, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। इस अधिनियम ने जो है, जो हमारा संविधान सभा था या उस जो बॉडी थी, उसमें जो उन्होंने कुछ चेंजेस किए। अभी चेंजेस क्या किए, तो इन्होंने क्या किया, इस सभा को जो है पूरी तरह संप्रभु बना दिया, एक संप्रभु निकाय बना दिया। मतलब इस सभा के ऊपर जो है, इस सभा जो है स्वतंत्र होगी, मतलब सभा स्वतंत्र होगी और इसके ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं होगा। ये सभा जब चाहे जहां चाहे बैठक कर सकती है, ये संविधान में जो कुछ भी चाहे ये बना सकती है, मतलब जिस तरीके से चाहे वो अपना संविधान बना सकती है। तो मतलब जो जवाहरलाल नेहरू ने बोला था 1938 में कि हमारा जो संविधान बनाया जाएगा वो एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे होगा और बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, मतलब बिना किसी बाहरी ताकत के हस्तक्षेप से बनाया जाएगा। वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई थी कि 1947 का जो अधिनियम आया था, स्वतंत्रता अधिनियम, उसने इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया कि जो संविधान सभा होगी, एक तो ये ऑल एडी चुन के आई थी, और दूसरा क्या हुआ कि इसे स्वतंत्र कर दिया गया, मतलब इसके ऊपर कोई भी बाहरी इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, मतलब ब्रिटेन की तरफ से कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। उसके बाद संविधान सभा को एक विधायिका भी बना दिया गया। जो संविधान सभा थी, इसको अब दो रोल मिल गए, अब ये विधायिका भी बन गई। अब इसका मतलब क्या है, जब इंडिया आजाद हुआ, यहाँ पे बोला गया कि जो संविधान सभा है वही विधायिका के रूप में काम करेगी। तो जब इंडिया आजाद हुआ तो उसने कहा था कि संविधान सभा अपना काम कर रही थी 1946 से ही, 1946 से ही आजाद हो रहे थे। लेकिन जब इंडिया आजाद हुआ तो ये जो संविधान सभा थी, इसको मुस्लिम लीग ने मानने से इनकार कर दिया था। तो मुस्लिम लीग ने अपना अलग जो है संविधान सभा बना लिया था। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। अगर इसके बारे में आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप डी बसु की किताब है भारत का संविधान, उसको आप पढ़ सकते हैं। उतना ज़्यादा हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, संविधान सभा को विधायिका के रूप में भी काम करने की शक्ति मिल गई। अभी क्या था कि जब देखते ना संसद जो होता है, तो वो जो है एक विधायिका मतलब संसद के रूप में भी काम करेगी हमारे देश के लिए। मतलब हमारे देश के जो नियम कानून है या हमारा देश कैसे चलेगा, जब तक हमारे देश में पहला चुनाव नहीं हो जाता, जब तक हमारा संविधान नहीं बन जाता, तब तक के लिए इसी संविधान सभा को शक्ति मिली कि ये विधायिका के रूप में भी काम करेगी। तो जब अब संविधान सभा दो तरीके से काम करती थी। जब वो एक संविधान सभा के रूप में मिलती थी तो इसके जो अध्यक्ष होते थे वो होते थे राजेंद्र प्रसाद, और जब ये विधायिका के रूप में मिलती थी तो इसके जो अध्यक्ष होते थे जीबी मावलंकर। हाँ, तो जो जीबी मावलंकर थे हमारे पहले स्पीकर थे, जो कहते हैं ना हमारे देश के संविधान सभा के पहले स्पीकर कौन थे, जीबी मावलंकर। तो जो जीबी मावलंकर थे वो विधायिका के जब विधायिका के रूप में मिलती थी तब उसके अध्यक्ष करते थे, और संविधान सभा के रूप में मिले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अगुवाई करते थे, उसके अध्यक्ष थे। और इसने कब तक काम किया संविधान सभा ने, तो इस सभा ने जो है 26 नवंबर 1946 को जब हमारा संविधान एक्सेप्ट हो गया, हमारे संविधान को अपना लिया गया, तब तक इसने संविधान सभा के रूप में काम किया और इसके बाद इसकी जो है काम खत्म हो गया। इसने अंतिम बैठक की थी 24 जनवरी 1950 को। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे उन्होंने क्या किया था। तो इस डेट तक इन्होंने अंतिम बैठक की और उसके बाद संविधान सभा का काम खत्म हो गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अध्यक्ष रूप में नहीं रहे, वो हमारे देश के राष्ट्रपति बन चुके थे तब तक। लेकिन इस संविधान सभा जो है विधायिका के रूप में काम करते रही। कब तक काम करते रही, तो 1952 तक, 1952 के अप्रैल तक, 1952 के अप्रैल तक इन्होंने काम किया था। और जब 1952 में एक्चुअली हमारे देश का जो पहला चुनाव हुआ था वो 1951-1952 में हुआ था, और उस समय जो सरकार बन के आई थी वो मई में उन्होंने शपथ लिया था, 1952 के मई में शपथ लिया था। तो 1952 के अप्रैल तक इन्होंने एक विधायिका के रूप में काम किया था। और जब चुनाव हुआ था पहला हमारा, तो उसके मई में जब सरकार ने शपथ लिया तो फिर दूसरी सरकार जिसमें हमारे प्रधानमंत्री सेम वही जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने उस रूप में काम किया। तो उन्होंने विधायिका के रूप में भी काम किया। उसके बाद इसमें जो है जब मुस्लिम लीग चली गई, जो मुस्लिम लीग थी उसने एक अलग पाकिस्तान का मांग किया था, पाकिस्तान को मिल भी गया था। तो वहाँ पे जो सदस्यों की संख्या थी वो 389 जो पहले थी पूरे संयुक्त इंडिया के लिए, वो घट के हमारा 299 हो गया। मतलब लगभग 90 जो सदस्य थे वो चले गए पाकिस्तान में। अब जब ये 299 हो गया तो हमने देखा था कि जो ये था, जो रियासतें थी वहाँ पे कितने सीट्स थे,
93, रियासतों पे 93 सीट्स थे, तो वो जो है घट के 70 हो गई इंडिया में। और बाकी जो हमारे 296 थे, जो 296 सीट थी ब्रिटिश इंडिया के, वो घट के जो है हमारा 229 हो गया था। हाँ, 296 से 229 और 93 से 70। तो ये जो है इतनी सीट्स जो है रही थी। और जब हमारा जो संविधान सभा बना, जब धीरे धीरे स्वतंत्रता अधिनियम आ गया, तो रियासतों को भी समझ में आने लगा कि भाई हमें जो है इसमें शामिल होने के अलावा दूसरा कोई विकल्प है नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने भी जो अपने प्रतिनिधियों को भेजना शुरू कर दिया था। तो लगभग लगभग जो 299 के जो सीट्स थी, ये लगभग लगभग पूरी फिल हो गई थी स्वतंत्रता, मतलब 15 अगस्त 1947 तक लगभग लगभग पूरी फिल हो गई थी। तो ये जो है चेंज हुआ था, किसमें हुआ था? स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। उसके बाद संविधान सभा ने कुछ कार्य भी किए थे, तो हम उनके कामों को देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया था। तो उनके जो काम थे, जब इन्होंने संविधान बना लिया, संविधान बनाने के अलावे भी कुछ इनके काम थे, तो इन्होंने 4-5 काम जो किए थे वो हम देख लेते हैं। तो मई 1949 में इन्होंने जो किया था, राष्ट्रमंडल, आप जो कॉमनवेल्थ जानते हैं, जब 1947 का जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, तो वहाँ पे ब्रिटिश ने बोला था कि भारत को ये स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो राष्ट्रमंडल ज्वाइन कर सकता है या नहीं कर सकता था। और राष्ट्रमंडल क्या था? तो ऐसे जो देश थे उनका समूह था जो कभी ना कभी ब्रिटिश के गुलाम रहे थे, ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, उन देशों का एक समूह था। तो मई 1949 में जो है संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि कर दी, मतलब उन्होंने ज्वाइन कर लिया ऑफिशियली। उसके बाद उन्होंने 22 जुलाई 1947 को हमारे जो राष्ट्र ध्वज है, मतलब जो तिरंगा है, उसको उन्होंने अपनाया, तिरंगा को उन्होंने अपनाया था। आपको याद होगा कि जब 1930 में 26 जनवरी 1930 में जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे जब भारत का तिरंगा फहराया था, तो उस समय जो झंडे में क्या था, अभी जो हमारा है चक्र है, अशोक चक्र से लिया गया, लेकिन उस समय क्या था कि झंडे के बीच में जो है चरखा था, तो उस चरखे को चेंज करके चक्र लिया गया था। और उस जो अभी का जो झंडा है उसको कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को इन्होंने 3 चीजें की। जो हमारा राष्ट्रगान है, उसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, तो इन्होंने पहले राष्ट्रगान को, उसके बाद राष्ट्रीय गीत को, इन दोनों को उन्होंने अपनाया। और तीसरा जो उन्होंने किया, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो है हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बने। ये तो बहुत ईजी चीज आपको पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ये 5 चीजें की थी। सबसे पहले मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकारी। 22 जुलाई को तिरंगा का जो प्रारूप है उसको एक्सेप्ट किया था उन्होंने। और 24 जनवरी 1950 को जो हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, और जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे पहले राष्ट्रपति, उनको पहले राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने चूज किया था। अब उसी दिन जो है, जब मैंने बताया था आपको पहले कि जो 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की, आपको याद रखना, विधायिका की नहीं, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसके बाद जो ये सभा थी वो डिजॉल्व हो गई थी और उसने कभी भी संविधान सभा के रूप में कभी भी बैठक नहीं किया। हाँ, ये सभा जो है एज ए विधायिका के रूप में 1951-52 तक ये चलती रही थी। उसके बाद अच्छा, एक चीज जानिए, जब हम पहले चुनाव की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो पहले जो चुनाव आयुक्त थे, जब हमारा 1951 और 1952 में, इसके बारे में हम कभी डिस्कशन करेंगे कि कैसे चुनाव हुए थे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी उस समय लोगों के लिए चुनाव कराने में। तो उस समय जो हमारे पहले चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन क्या थे? पहले चुनाव आयुक्त थे, ये याद रखना है। ये बहुत ही एक उम्दा ऑफिसर थे और कहते हैं कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, ये थोड़े हड़बड़ी में होते थे, किसी भी काम को करने के लिए ज़्यादा हड़बड़ाते थे।
तो सुकुमार सिंह जो है एक ऐसे ऑफिसर थे जिन्होंने चुनाव कराने की हड़बड़ी, मतलब जवाहरलाल नेहरू का था कि हम जल्दी चुनाव करा लेते कैसे भी, लेकिन सुकुमार सिंह ने कहा कि नहीं, हम पूरे लोग इंडिया के लोगों को इंक्लूड करेंगे और फिर तब जाकर चुनाव कराएंगे। भले ही जीत जो है जवाहरलाल नेहरू की पार्टी की हुई थी, क्योंकि उस समय ज़्यादा कुछ पार्टी वहाँ पे थी नहीं इंडिया में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि संविधान सभा के क्या क्या कार्य थे जो अंतिम उन्होंने किए थे, और अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद दोस्तों बहुत सारी जो है कमेटियाँ बनी थी इंडिया में, जो है बहुत सारी कमेटियाँ बनी थी। तो उसमें से एक कमेटी थी, उसका नाम है प्रारूप कमेटी। प्रारूप कमेटी मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, आपने नाम सुना होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं और इससे आगे जो है फिर हम अगले बार वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रारूप कमेटी, प्रारूप समिति, ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी समिति ने जो है हमारे संविधान को जो है अप्रूव किया था, इसी समिति ने मिलकर हमारे संविधान को बनाया था। तो जो प्रारूप समिति थी इसकी स्थापना हुई थी हमारे आजादी के जस्ट 2 वीक बाद, मतलब 29 अगस्त 1947 को। इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था, इसके अध्यक्ष बनाया गया था बी आर अम्बेडकर को, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी थे उनको जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अब इस मेंबर में जो है जो अध्यक्ष बनाया गया था इनको, तो इनके अलावा टोटल जो है और लोग भी थे जो इनके सदस्य थे। इसमें टोटल 6 या 7 लोग थे। तो जो लोग थे उनका नाम एक बार देख लेते हैं। एन गोपाला स्वामी अयंगर। दूसरे जो सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे जो सदस्य थे के एम मुंशी, उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद हम बात करेंगे बी एल मित्तल की। तो बी एल मित्तल जी क्या हुआ था कि इनकी तबीयत खराब हो गई थी। बी एल मित्तल, इनकी जब तबीयत खराब हुई तो इन्होंने क्या किया कि रिजाइन कर दिया। जब इन्होंने रिजाइन कर दिया तो इनके जगह पे जो नए सदस्य है उनका नाम था एन माधव राव। एन माधव राव, ये आपको नाम लिखे तो आप लिख सकते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो अंतिम मेंबर थे वो थे डीपी खेतान। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, मैंने आपको पहले ही बोला था डीपी खेतान। डीपी खेतान जी की क्या हुई थी कि इनकी जो है मृत्यु हो गई थी इस दौरान आज़ादी के बाद ही 1948 में जो है इनकी जस्ट मृत्यु हो गई थी। इनको जो रिप्लेस किया था, इनके जगह पे जो लोग आए थे उनका नाम था टीटी कृष्णमाचारी। अब ये चीज आपको याद रखना कि आपको मैंने शुरू में ही बोला था कि हमारे जो संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे उनमें एक नाम था टीटी कृष्णमाचारी का, और यहाँ पे जो प्रारूप समिति है उसके जो सदस्य का नाम है टीटी कृष्णमाचारी। दोनों अलग अलग पर्सन है, आपको ये याद रखना है। तो बी एल मित्तल जी तबियत खराब हो गई थी, इलनेस के कारण उन्होंने रिजाइन कर दिया था, उनके जगह पर रिप्लेस किया था एन माधव राव ने। डीपी खेतान जी की मृत्यु हो गई थी, उनको रिप्लेस किया था टीटी कृष्णमाचारी। तो ये जो है टोटल जो है ये इतने मेंबर थे, आप देख सकते हो 6 मेंबर थे और अध्यक्ष जो है भीमराव अम्बेडकर, तो टोटल जो है 7 मेंबर थे। और एक्चुअली जब भी कोई कमेटी बनती है तो आप देखोगे तो वहाँ पे और नंबर में ही सदस्यों को रखा जाता है ताकि वोटिंग में जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब अगर माना जाए कि 4 लोग एक साइड है 3 लोग एक साइड है, जो 4 लोग बोल रहे हैं वही चीज़ होगा। अगर 6 लोग होते तो 3-3 में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए उसके बाद एक चीज बोला गया अनुच्छेद, हमारे जो संविधान का अनुच्छेद था ना, जो आर्टिकल 395 था, तो 395 में ये बोला गया कि जैसे ही हमारा संविधान लागू होगा, जैसे हमारा संविधान लागू हो गया या उससे पहले हमारे संविधान को लागू होने से पहले जो आपने देखा होगा 2 अधिनियम आए थे 1935 का और 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। जो 2 अधिनियम आए थे इसमें क्या किया गया था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत शासन अधिनियम 1945 को संविधान के लागू होते ही रिप्लेस कर दिया। मतलब 1935 में जो भी प्रोविजंस थे वो प्रोविजंस
खत्म हो गया संविधान के लागू होते ही। और हम जो 1947 में क्या था, 1947 में कोई भी अधिनियम या कुछ नहीं था, वहाँ पे जो भी बातें की गई थी वो भारत के स्वतंत्रता से रिलेटेड बातें की गई थी। तो क्या बोला गया कि आर्टिकल 35 में ये बोलता है कि 395 में कि 1935 वाले जो अधिनियम है उसको किसने रिप्लेस कर दिया, 1947 का अधिनियम। तो आप इसको एक बार जो है नोट डाउन कर लो। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अभी भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे आप आके, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फिर अगले में जो है हम इसके पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि संविधान सभा का जो प्रभाव में कैसे आज संविधान का प्रवर्तन क्या हुआ, कांग्रेस की कुछ विशेषज्ञ कमेटी भी थी, और संविधान की जो कुछ आलोचनाएं हैं, जो आप लक्ष्मीकांत के बुक में देखोगे कि कुछ लोगों ने जो है हमारे संविधान की भी जो आलोचना की है कि बहुत बड़ा संविधान था, बहुत लेंदी था। इन सब चीज़ों पे जो है हम बाद में फिर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।